ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, यहाँ से आप क्या करिएगा कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट तो हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग ही जा रही है, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट तो ऐसी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग जा रही है। एक रे ऑफ लाइट आप गुजार दीजिए एट एन एंगल, मतलब ऐसे। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से। तो ये जो इस तरह से जा रही है ना, अब आप ये देखो कि इस पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा। अब मतलब हमारे लिए हमने ये देखा कि ये हमारे पास क्या है, अब ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो मैं इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बना दूंगा। नॉर्मल ऐसे बना दो, और नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर स्ट्राइक करती है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सी होता है। तो मैंने कहा कि ये हमारा पहला वाला सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैंने बोल दिया C1, ठीक है। उसके बाद हम आगे करते हैं कि भाई अगर यहाँ पर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाती, ऐसे सीधी जाती, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, ये रेयर मीडियम है और ये लेंस के अंदर यानी कि डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये सीधी ना जाकर थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, मतलब ये ऐसे ना जाकर थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। थोड़ा सा दिखा दो जो इसकी बेंडिंग भी दिखाई दे, ऐसे दिखा दीजिए, इस तरह से दिखाई दे रहा है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुड़ गई, ये सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर इसने स्ट्राइक करा, आप याद करिए जो हमने पिछले डेरिवेशंस करे हैं, तो जो इंसिडेंट पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको मैं n लेता था, इस बार इसको m लूँगा, ठीक है, m। तो ये वाला पॉइंट है m बोल दिया इसको। उसके बाद अब जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करके, जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करके ऐसे निकल रही है, थोड़ा और बेंड कर दो, ऐसे झुक गई नॉर्मल की तरफ। तो मैंने ये कहा कि अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए n, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अब ये जो जरा सी लाइन है ना, ये इंसिडेंट रे की तरह एक्ट कर रही है, और हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर आप वो बना लीजिए नॉर्मल। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाया तो वो यहाँ पर स्ट्राइक कर गया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में, तो भाई अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये ऐसे सीधी जा रही होती, तो ये ऐसे सीधी जा रही होती। लेकिन क्या है कि चेंज ऑफ मीडियम हो गया, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो कायदे से सीधी जाती, नाउ इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल के नज़दीक न जाकर नॉर्मल से दूर भागेगी, ऐसे। ऐसे बना दो थोड़ा, ठीक है। कायदे से इसका सीधा पाथ ये होता, लेकिन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे होगी, सीधा पाथ हटा दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा इन्होंने बेंड करवाया है, ये ऐसे ना करके ना, ये वाला जो पॉइंट है D, इस पॉइंट D को थोड़ा सा इस तरफ बनाओ, और इसको इन्होंने ज़्यादा बेंड करा दिया, इन्होंने कहा कि यहाँ बन रही है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा दूर चलेगी, ठीक है। तो इसको आप बोल दीजिए I, ठीक। और ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे थी, ये जो अगर सीधी जाती तो ये ऐसे चली जाती, तो इसको बोल दीजिए आप I1। अभी I में और I1 में अंतर क्या बता रहा हूँ, ठीक। अब डायग्राम बना लो, I और I1 इस तरीके से बन गए। दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है, वो तो डेविएट करेगी नहीं कहीं पर भी। दूसरी रे ऑफ लाइट को मैंने ऐसे लगा दिया कि ये थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, तो वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। तो जब वो यहाँ पर स्ट्राइक करा उसने,
तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो इसको मैंने m बोल दिया। तो इस पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, मतलब इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो वो यहाँ पर जहाँ स्ट्राइक कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो उसको मैंने C1 बोल दिया क्योंकि पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये C1। फिर मैंने कहा कि भाई ये थोड़ा सा मुड़ गई यहाँ पर, क्योंकि रेयर से डेंसर में, तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक गई। उसके बाद क्या होगा, एक कायदे से देखते तो ये ऐसे सीधी जा रही थी, लेकिन अब क्या है कि इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इट विल मूव, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा आगे हो जाएगी, और उसको बंद कर दो, अच्छा रहता है। तो नॉर्मल से तो वो नॉर्मल से अवे हो गई और इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो ये आई इधर मैंने बना दिया। अच्छा, इसका C2 आपको समझ में आ गया होगा। C2 क्या है कि यहाँ पर जो नॉर्मल मैंने बनाया, तो नॉर्मल यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस। डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बता दें। लक्ष्य, खुशी, गुनीत, अक्षर, क्लियर है। ठीक है। अब देखिएगा, जो यहाँ पर छोटा सा ही लॉजिक है जो हमको समझना है, उसमें मैं ये कहूँगा कि जो हमारा रेयर मीडियम है ना, ये जो इधर मीडियम है ये रेयर है, और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेकर चल रहे हैं μ1 शुरू से ही, ठीक है। और ये जो अंदर है ये ग्लास है, तो इसका ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब ये डेंसर वाला है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम μ2 लेकर चल रहे हैं। और अगेन जब लाइट रे इधर आ रही है तो इस तरफ भी खुली हुई एयर ही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन हम रेयर वाले का μ1 लेकर चल रहे हैं। फिर क्या करना होगा वो देखिएगा। फॉर नोट करें, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC, और रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC, जब मैं सरफेस ABC की बात करता हूँ तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है वो देखिएगा जरा। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये जो सरफेस ABC है इसमें हम रेयर से डेंसर के अंदर एंटर कर रहे हैं, रेयर से डेंसर के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। तो रेयर से जब हम डेंसर में एंटर करते हैं तो एक ही रिलेशन है जो हमने देखा है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। मैंने लास्ट में आपको ना दो फॉर्मूले ये लिखवाए थे कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो रेयर मीडियम में होगा और रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में जा रही होगी, तो रिलेशन क्या बनेगा, μ2 माइनस μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो वही है यहाँ पर आप लिखिएगा कि फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC वी कैन राइट द relation between, we can write the relation between u, v and r as देखिएगा μ2/v minus μ1/u is equal to μ2 minus μ1/r। अब भाई देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारा ये है O से, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल देते हैं। तो ये तो U हो गया, ये तो U हो गया। उसके बाद जब मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC की बात कर रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके केस में तो ये फालतू में ये ADC वाले को कंसिडर नहीं करना है फिर, क्योंकि मैं सिर्फ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC की बात कर रहा हूँ। तो ADC को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ बन रहा है I1, यानी कि पहले वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस को अगर सिंगल अगर उसी को कंसिडर करते हैं तो हमारी इमेज यहाँ बन रही है I1। तो आप क्या करें, ये जो I1 का डिस्टेंस है इसको बोल दीजिए V1, इसको बोल दीजिए V1। तो इसलिए आप जो इमेज वाला है ना V को V ना लिखकर नीचे 1 लगा दो, V1 लिखो। μ2/v1 माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 लिखना है इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 1। R1 क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, R1 इस वजह से बोल रहा हूँ कि R क्या होता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंस वाली जो सरफेस है वहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई सीधा सीधा देखिए कि जो हमारा पहली वाली सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से C1 तक का जो डिस्टेंस है इट विल बी टेकन एज R1। ठीक, अभी एक चीज़ समझाऊंगा, हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा हो ये R1 और R2 अलग अलग थोड़ी होंगे। R1 और R2 अलग अलग हो सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक ही क्या है, लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला मतलब लेंस बनाया किस तरह से जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि लेंस एक तरफ से हो सकता है बहुत कम कर्व्ड हो और एक तरफ से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कर्व्ड हो। तो अगर एक तरफ से कम कर्व्ड है और एक तरफ से ज़्यादा कर्व्ड है तो इसका मतलब दोनों का जो रेडियस है वो अलग अलग हो सकता है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का हो सकता है कम हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस वजह से जो R1 है वो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और R2 आप समझ गए होंगे यहाँ से C2 तक का डिस्टेंस R2 होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये इतना क्लियर हो गया सभी को कि मैंने सिर्फ पहली सरफेस की बात करी है, लंबा डेरिवेशन नहीं है यहाँ पर, बस लॉजिक समझना है आपको। तो पहले मैंने सिर्फ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC की बात करी और सेकंड वाली सरफेस को हमने कंसीडर नहीं किया। ठीक, उसके बाद आप ये कहें कि फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस यहाँ लिखिएगा फॉर रिफ्रैक्शन at for refraction at second surface, comma I1 acts as a virtual object. I1 acts as a virtual object. I1 acts as a virtual object and virtual object placed in a medium of refractive index mu2, and I use the real image formed in the medium of refractive index mu1, placed in the medium of refractive index mu1। ये समझ लीजिए बस। इसमें क्या है कि अब ये जो एक इमेज बन गई ना I1, तो ये जो I1 इमेज बनी है ये तब बनी है जब मैंने कहा कि ये दूसरा जो सरफेस है ये प्रेजेंट ही नहीं है, हमने ये माना। फिर तब जो इमेज बन रही है वो I1 बन रही है। तो ये जो I1 है इसको मैं बोलूँगा कि ये इमेज जो है ये एक्चुअल में तो बनती नहीं है, एक्चुअल में तो फाइनल इमेज I बनती है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इमेज है ये ना एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस वाली सरफेस के लिए। मतलब पहली वाली सरफेस की जो इमेज बनी है वो दूसरी वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, और वो इमेज यहाँ पर बन रही है तो मैं ये कहूँगा कि वर्चुअल है ये। क्यों? क्योंकि जहाँ से हमारी रे ऑफ लाइट आती है ऑब्जेक्ट तो वही होना चाहिए ना। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इमेज बनी है ये इस सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इसी वजह से लिखा गया है कि प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2। होना तो चाहिए था इसको यहाँ पर इमेज को, लेकिन इमेज बन रही है यहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा कि ये इसी मीडियम के अंदर इमेज बन रही है, और मैं उसको वर्चुअल इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि वर्चुअली बन रही है यहाँ पर। मतलब वर्चुअल का मतलब ही नकली होता है, ये वर्चुअली बन रही है क्योंकि हमारी रे ऑफ लाइट जहाँ से आती है हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट वहीं पर रखा हुआ है। तो ये पहला केस है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो। ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल कभी नहीं देखा ना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल ही होता है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है
क्या मतलब है कि भाई इमेज अगर ये सरफेस ना होती तो इमेज यहाँ पर बनती, ठीक है, लेकिन इमेज यहाँ पर नहीं बन रही है बिकॉज ये सरफेस आ गई यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कि वर्चुअली हमारा जो इमेज है पहली वाली सरफेस की जो इमेज है वो दूसरे वाली सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सीधा सीधा बस इतना याद रखना, ठीक है। चलें आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो अब जो केस आएगा, जो सेकंड केस आएगा, मतलब इस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए मुझे v1 लेना पड़ेगा, ठीक। नोट करिए कि v1 अपॉन, सो अब याद रखिए अब क्या है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, डेंसर मीडियम में, और इमेज कहाँ बन रही है, रेयर मीडियम में। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो रिलेशन होता है म्यू टू माइनस म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू था ना, तो म्यू1 इधर आएगा और म्यू2 इधर आ जाएगा। वी यू और आर की पोजीशन ये रहेगी, ठीक है ना। म्यू1 अपॉन वी, म्यू1 अपॉन वी, अभी वी ही लिखिए, माइनस म्यू2 अपॉन यू, अभी यू ही लिखो, इसको कुछ चेंज नहीं करना। हाँ जी बोलो। इसका 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू2 इक्वल टू 1 म्यू2 माइनस 1। इसका बोल रुपये, हाँ तो रुक जाओगे, रुक जाओ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2, म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2, ठीक है, अपॉन R2। अब देखिएगा, अभी नोट मत करो, देखो जरा, ये रिलेशन था हमारे पास, R2 भी हटाओ अभी। अभी ये देखिए कि जब भी हमारी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती थी तो हमने क्या करा था, वी यू और आर, वी यू और आर इसकी पोजीशन सेम, म्यू2 म्यू1, म्यू2 म्यू1 इसकी पोजीशन भी पलट ली थी, ये म्यू1 म्यू2 म्यू1 म्यू2 ये था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमारे पास म्यू2 अपॉन यू, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये v1 हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप u की जगह लिखेंगे v1, समझ गए, ठीक। पहले u ही लिखो, अगले में लिखना म्यू1 अपॉन v, म्यू1 अपॉन v तो हमारा फाइनल इमेज हो गया, और माइनस म्यू2 अपॉन u जो है, इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पहले वाले केस का जो इमेज है वो इस वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसकी जगह आप लिखें v1, म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू2 अपॉन v1 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2, ठीक है। और इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। फिर क्या करें, आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, ठीक। तो अभी तक आप ये देखिए, डेरिवेशन के नाम पर सिर्फ इतना समझना पड़ा हमको कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट बनेगा सेकंड वाले केस में, जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो पहली वाली केस का इमेज ही ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इतना। अब दोनों को ऐड कर दो बस, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 लिखिएगा। सर R2 कहाँ से कहाँ है? R2 ये यहाँ से यहाँ तक C2 तक का जो डिस्टेंस है, जैसे C1 तक का डिस्टेंस यहाँ से O से C1 तक का डिस्टेंस R1 था, तो O से C2 तक का डिस्टेंस जो है वो R2 हो जाएगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। तो वही ऐड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो म्यू2 अपॉन v1 माइनस म्यू1 अपॉन u, ये तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, प्लस म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू2 अपॉन v1 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2, सॉरी म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन r2, ये हो गया। अब माइनस म्यू1 अपॉन सॉरी म्यू2 अपॉन v1 माइनस म्यू2 अपॉन v1, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास बचा क्या यहाँ पर, म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u, ये बच रहा है, ठीक है। मैं ये वाला मिटा रहा हूँ इधर से, एडिशन तो समझ में आ गया ना, हाँ। अच्छा, इसके बाद
इसके बाद देखिएगा, हमने ना इसमें ऐसे करना है कि इधर μ1 कॉमन ले लो आप, मैंने μ1 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा -1/u प्लस 1/v, -1/u प्लस 1/v, ये हो गया। तो राइट हैंड साइड में इधर μ2 माइनस μ1 है, और इधर भी आप न्यूमरेटर में μ2 माइनस μ1 बना लो, ये तो हो गया μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, और इधर आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये μ1 माइनस μ2 का μ2 माइनस μ1 बन जाएगा, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब इसको ऐसे लिखो μ1 इंटू 1/v, जैसे -1/u प्लस 1/v है ना, पलट कर लिख दो, पहले 1/v लिख दो, माइनस 1/u लिख दो, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इधर भी, μ2 माइनस μ1 इधर भी, तो μ2 माइनस μ1 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 1/r1 माइनस 1/r2, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करिएगा कि ये जो μ1 है, इस μ1 को इधर ले जाओ डिनोमिनेटर में, ये क्या हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब क्या होता है, अब क्या होता है, हम ये कहेंगे कि जब ये रिलेशन आ गया हमारे पास, इस लेंस के लिए ये रिलेशन आ गया, ठीक है, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि ये तो हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ गया, लेकिन हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये u और v, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, तो u और v की हर वैल्यू को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई अगर एक जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया है, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस और सारे के सारे इमेज डिस्टेंसेस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको आप ये कहेंगे कि ये बता रहा हूँ मैं इधर से, अब आप इसमें क्या कहेंगे कि भाई मेरे को ना एक बड़ा कॉमन सा रिलेशन मुझे मालूम है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर बन जाती है, ठीक है, या फिर उसका उल्टा कि अगर ऑब्जेक्ट मतलब इमेज ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर, या ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर, तो हम वही उन्हीं में से एक रूल को यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इफ़ द object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखने का मतलब क्या है, u is equal to infinity, if the object is placed at infinity, u is equal to infinity, comma the image is formed at focus, the image is formed at focus, यानी कि v is equal to f, f क्या होता है आपका फोकल लेंथ, तो v is equal to f, so equation 3 becomes ये v की जगह तो रख दीजिए f अपॉन f माइनस u की जगह रख दो इन्फिनिटी is equal to μ2 minus μ1 upon μ1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो 1/∞ होता है 0, तो ये 0 हो गया, ये रिलेशन हमारे पास आ गया 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ लिखिएगा दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
दिस इज इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो यही है। अब इसमें जरा सा चेंज करेंगे, बस एक चीज़ आपको ये करनी है कि आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर कर लो। ठीक, यहाँ पर लिखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड तो दोनों की सेम आ रही है, इक्वेशन 3 की भी और 4 की भी। तो मैं क्या कहूँगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, है ना? ये होता है थिन लेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला। बस इतना है, डेरिवेशन खत्म हो गया। अभी क्या है इसमें कि ये ना आपसे क्वेश्चन दो तरीके का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, डिराइव अ रिलेशन फॉर इट एंड हैंस डिराइव थिन लेंस फॉर्मूला। तो ये हैंस डिराइव वाला है, मतलब यहाँ से बस आप ये कहेंगे कि आपको दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, तो ये हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा गया कि व्हाट इज थिन लेंस फॉर्मूला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, तो फिर ये तरीका नहीं है। थिन लेंस फॉर्मूला का तरीका मैं अलग बताऊंगा। तो थिन लेंस फॉर्मूला को डिराइव करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ही आप इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करके बस एक लाइन लिख दें, ये हो गया डेरिवेशन। तो ये उस केस में आएगा जब आपसे वो बोलेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला में, जब वो थिन लेंस फॉर्मूला आपसे पूछेंगे तो तब आपको ये करना है। लेकिन अलग से अगर थिन लेंस फॉर्मूला पूछ लिया तो उसका डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगा। उसमें भी कुछ नहीं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाला कंसेप्ट यूज़ करना है, वो बता देंगे। इसके बाद तो ये हमारा था लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद देखेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ डबल कॉन्केव लेंस। तो अब आप ये देखो, जैसे हमने पहले जो केसेस देखे थे, इससे पहले वाली क्लासेस में जो हमने केसेस देखे थे, मैंने कहा था डायग्राम चेंज होंगे लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। वही काम यहाँ भी होना है, बिल्कुल यही एक एक स्टेप होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक, लेकिन बस डायग्राम चेंज होगा, क्योंकि अब मैं डबल कॉन्केव लेंस के लिए करूँगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था, अब करेंगे डबल कॉन्केव लेंस के लिए। ठीक, बस एक मिनट रुक जाइए, अभी आओ। मिटा दूँ, नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, हाँ जी, लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ डबल कॉन्केव लेंस।
for a लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो फिगर बनाएंगे इसकी। फिर वही कि इधर वाली जो सरफेस है उसको मैंने ले लिया ए बी सी, और जो इधर वाली सरफेस है इसको मैंने ले लिया ए बी सी ले लिया। इसको अगली वाली सरफेस को आपने डी ई एफ ले लो, क्योंकि वहाँ ए सेम था, वहाँ पर दोनों एक ही जगह मिल रहे थे, यहाँ अलग अलग जगह पर है, तो इसको बोलेंगे डी ई एफ। वहाँ ए और सी दोनों पॉइंटेड एंड्स थे, दोनों मिल रहे थे, तो इसलिए इनको अलग अलग ले लिया यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरह, इस तरफ आ गया ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी चली जाएगी, ऐसे जा रही है, तो ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये तो कहीं डेविएट होगी नहीं, ये तो ऐसे ही सीधे निकल जाएगी। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट हमने एट एन एंगल स्ट्राइक करवा दी है, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से एट एन एंगल ये स्ट्राइक करेगी। अब क्या करना है कि इस वाले पॉइंट पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करनी होगी, तो इस वाले पॉइंट पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल कहाँ जाएगी, अभी देखते रहो, बाद में बनाना, पहले देख लो इसको। इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल, अच्छा इस डायग्राम में ये ध्यान रखना, अभी मैं आपको नॉर्मल बनाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन डायग्राम से अभी मैं फाइनली नॉर्मल गायब कर दूंगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ सारी ही चीज़ें जो है ना, मतलब ऑब्जेक्ट और हमारा जो इमेज I1 यानी कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो, और जो फाइनल इमेज आई है, वो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनेगी। तो इस वजह से मैं नॉर्मल अभी मिटा दूंगा यहाँ पर, सिर्फ बनाने के लिए एक बार समझा रहा हूँ आपको। देखिएगा कि जब ये रे ऑफ लाइट इस तरह से गई और मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, तो ये जो पहली वाली सरफेस है इसका जो नॉर्मल है वो यहाँ आ गया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया, ठीक है। अब ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये अगेन रेयरर मीडियम है, तो रेयरर से जब हम डेंसर में जाएंगे तो कायदे से देखते अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती सीधी, ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो गया, तो रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो ये इस तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ गई, थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई, समझ गए। तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नॉर्मल के ही अलोंग हो जाएगी, वो तो TIR वाला केस हो जाता है, तो ये इतनी मुड़ गई। तो इस वजह से मैं ये जो ओरिजिनली जो इसका पाथ था इसको मैंने गायब कर दिया कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, और जो नॉर्मल है नॉर्मल को भी मैंने गायब कर दिया, क्योंकि बहुत सारी रेज हो जाएंगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नॉर्मल हम बना ही नहीं रहे इसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे मुड़ गई, यहाँ से डेविएट हुई, ठीक। अच्छा, जब ये डेविएट हो गई तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रे को डेविएट करता है। जब ये डेविएट हो गई तो भाई ये तो जा रही है इस तरीके से, ये तो मिलती हुई नज़र ही नहीं आ रही इधर, तो इसका मतलब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सिर्फ पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस की इमेज कहाँ बनेगी, इसी तरफ। तो इसको पीछे खींच दो, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, तो ये हमारी इमेज बन गई I1 समझ में आ गया, I1 समझ में आ गया, पहले वाले केस की इमेज बन गई I1, ठीक है। बताइए, दोबारा बताऊं? नहीं सर, समझ में आ गया। ये रिफ्लेक्शन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये I1 हो गया। उसके बाद आप ये देखो कि अब यहाँ पर ये जो है ना, मैंने जो डायग्राम बनाया है इसको थोड़ा सा और बड़ा सा बना लेते हैं ऐसे।
अब क्या है कि ये जो रे ऑफ लाइट है अब ये डेंसर से रेयर में एंटर करेगी, तो अब इस सरफेस पर नॉर्मल बनाइए। ये नॉर्मल बन गया। तो अगेन अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, तो ये क्या होगा कि ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ तो बेंड नहीं करेगी, अगेन नॉर्मल से और दूर की तरफ चली जाएगी। तो मतलब ये रे ऑफ लाइट और इस तरह से बेंड करेगी, ठीक। तो जब ये और इस तरफ से बेंड कर गई तो भाई ये तो इधर फिर भी मिलती हुई नजर आ रही है, तो और दूर जा रही है, तो और दूर जा रही है, तो भाई पीछे एक्सटेंड करिए इसको, तो इसको पीछे एक्सटेंड करा, तो फाइनल इमेज आई जो है वो भी हमारी इसी तरफ बन रही है। तो भाई ये वाला नॉर्मल भी गायब करो, ठीक है, और ये जो इसका ओरिजिनल पाथ था ये भी गायब करो। तो हमारे पास 1, 2 और 3 ये 3 रेज हमारे पास इस तरह से हो गई। ये हमारी पहली वाली सरफेस की इमेज I1 और ये दूसरी वाली सरफेस की इमेज I, ये बन गई, ठीक है। तो O, I1 और I ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर लिखें कि ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है तो इसका हो गया μ1, ये डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया μ2, और अगेन ये रेयर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1। फॉर्मूले में कुछ चेंज होगा क्या, बता दो। कुछ भी चेंज अगर हो रहा हो तो साइन कन्वेंशन तो मैंने लिए ही नहीं यहाँ पर, साइन कन्वेंशन तो हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला में लिए ही नहीं। अगर u इधर है तो मैं उसको माइनस यू नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको u ही बोल रहा हूँ। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हम साइन कन्वेंशन ले नहीं रहे क्योंकि वो हम न्यूमेरिकल करते हुए लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा और ले क्यों नहीं रहे साइन कन्वेंशन, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है ना μ2/v माइनस μ1/u उसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन ले चुके थे, इस वजह से दोबारा लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है भाई, वही एज इट इज़ जो मैंने लिखा है ना एज इट इज़ वो छाप देना है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, कुछ भी चेंज नहीं, बस और कुछ भी नहीं। आप वही लिखेंगे कि पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी ABC है और पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आप क्या दिखाएंगे, रेयर से डेंसर में आ रही हो तो फॉर्मूला कौन सा लिखोगे, μ2/v माइनस μ1/v इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1, ठीक है। R1 R2 मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा क्योंकि हौच पौच हो जाएगा इस फिगर में, सब कुछ इधर ही इधर बन रहा है, ठीक है। हालांकि R2 तो इधर बनेगा लेकिन फिर भी हम उसको दिखा नहीं रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बताइए वो डेरिवेशन कर लोगे अपने आप, मतलब उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें जो इससे पहले वाले में लिखवाया है ना फिगर के बाद वही छाप देना है बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल समझ लो फोटोकॉपी निकाल देनी है, उसके कुछ भी और चेंज नहीं है उसमें, ठीक। तो दोनों में डायग्राम का अंतर है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक। ये अपने आप कंप्लीट करना। और फ्राइडे के लिए मैंने बोला था आप लोग प्रिपेयर होकर आना, मैं किसी से भी कोई भी टॉपिक करवा सकता हूँ, ठीक है। मतलब हो सकता है हाँ वो डेरिवेशन जो 6 डेरिवेशन अभी वो पहले करी है और ये जो 2 डेरिवेशन है दूसरी वाली आप करेंगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसमें भी एक छोड़ी भी है, तो वो आप लोग प्रिपेयर करके आना। मैं आपको सबको कोई डेरिवेशन आपको दे दूँगा, कोई आपको दे दूँगा, कोई आपको दे दूँगा, तो यहाँ पर करके देना, ठीक है। इतना करना है, तो ये काम मुश्किल से शुरुआत के 15-20 मिनट में हम कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। चलिए जी आज इतना ही करते हैं।